ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, डिस्कस करते हैं। मैं दिखा दो कौन सा क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से आप कर सकते हैं। ये कितने बच्चों का ये हो गया? इसका आंसर 1 है। चलो देखो, अब देखिए इसका इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में। ये जो क्वेश्चन हम देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है बट इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, कैसे? देखो, यहाँ से जब करंट एंटर करेगा, ठीक है, तो जब इधर करंट जाएगा तो जो करंट इस 1 ओम में होगा वही करंट इसमें भी होगा। तो ये 1 ओम दोनों सीरीज में है। अगर सीरीज में है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा 2। वो 2 इस 2 के साथ पैरेलल में होगा, है ना। अब 2 और 2 पैरेलल में है तो उसका जो इक्विवेलेंट आएगा ना वो उसका हाफ आएगा। 1 बाय नहीं सॉरी 2 बाय 1 है ना, 1 आ गया। ठीक है, तो इस पूरे का 1 आ गया। अब ये जो 1 है, ठीक है, ये इसके साथ अगेन सीरीज में है, फिर 1 और 1 फिर 2 हो जाएगा, इन दोनों का मिला के 2 हो जाएगा। अब ये 2 इसके साथ पैरेलल में है तो दोनों का इक्विवेलेंट फिर से 1 आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। ठीक है, फिर वो 1 इस 1 के साथ फिर सीरीज में होगा, फिर दोनों 2 हो जाएंगे, फिर वो 2 पैरेलल में होगा, फिर से 1 आ जाएगा, फिर 1 सीरीज में 2 हो जाएगा, 2 और 2 पैरेलल तो फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 और 1 सीरीज, फिर पूरे का 2 और फिर 2 और 2 पैरेलल में तो ये 1 हो जाएगा। तो इससे जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा, मतलब वो एक ही चीज रिपीट होगी अगेन एंड अगेन, है ना। तो अब यहाँ पर कितनी भी ब्रांचेस आप लगाओ उसका आंसर 1 ही आएगा। अगर आप ब्रांचेस बढ़ा भी दोगे तो कुछ भी होगा, है ना। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन करना है? लास्ट वाला लेटर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन सबका हो गया ना? फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला ये हो गया, ये वाला थर्ड क्वेश्चन सबका हो गया। कितना आंसर आ रहा है आपका? नंबर मेरे को आ गया लेकिन पता नहीं मैंने बाद में छोड़ा। कितना आ रहा है? 3। सॉल्व कर लेते हैं। So alpha distance is 1, right? So ये A है और ये B है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है। तो पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक के अकॉर्डिंग हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे नया। नए डायग्राम में हम A और 1 को एक साथ रखेंगे क्योंकि पोटेंशियल सेम, और यहाँ पर 4 और B का पोटेंशियल सेम। इसके बाद 2 और 3 ये अलग अलग है ना, तो 3 इधर लिख देते हैं, 2 इधर लिख देते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम दोबारा से रेजिस्टेंस लगाएंगे मॉडिफाइड डायग्राम में। तो A और 2 के बीच में, A और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 1 और 3 के बीच में, 2 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 3 और B के बीच में। अब मुझे ये जो सर्किट है ना ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये दोनों पैरेलल में है, इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ सीरीज में होगा, फिर उस है ना वो पूरा निकल आएगा इस ब्रांच का। उसके बाद फिर ये दोनों पैरेलल में, इनका जो इक्विवेलेंट है वो इसके साथ सीरीज में होगा, है ना। तो कितना आएगा? ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे 2, है ना, इसका आ जाएगा 2।
2 और ये 1 ये सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं होता, 1 और 1 पैरेलल में है तो इसका आ जाएगा हाफ। ये हाफ इसके साथ सीरीज में है तो 1 + 1/2 आ जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2 इसका भी आएगा और 3/2 इसका भी आएगा, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3/2 + 3/2 कितना हो गया, ये आंसर आ रहा है। कितने बच्चों को आ गए थे नेक्स्ट डे? फिफ्थ वाला हो गया था इसका, फिफ्थ वाला देखिए क्या आंसर है फिफ्थ का? 3.5 3.5 सबका आ रहा है, रिमूव 3.5 और चलिए देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ये सारे डिस्टेंस बनना है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो अगेन पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक लगाएंगे। तो यहाँ पे कितने जंक्शन है, 1 2 3 4। ए और बी के साथ कोई भी कॉमन पोटेंशियल भी नहीं है तो इसको ए और बी को हम अलग रखते हैं, है ना। मॉडिफाइड डायग्राम में जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है, उसको हम एकदम एक्सट्रीम में रखेंगे और फिर मॉडिफाइड डायग्राम बनाएंगे। तो लिख देते हैं 1, अच्छा 1 और 3 जो है वो एक साथ, फिर 2 और 4 एक साथ, है ना। ये देखो 1 3 से जुड़ा हुआ है, 2 4 से जुड़ा हुआ है। अब मॉडिफाइड डायग्राम में डिस्टेंस लगाएंगे a से 1 के बीच में, फिर 1 और 2 के बीच में 2 है, फिर 2 और 3 के बीच में 1 है, फिर 3 और 4 के बीच में 2 है, 4 और d के बीच में 2, इन दोनों का हो गया 2, ठीक है, इन दोनों का हो गया 2, इनका हो गया 2, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इन दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 1। सेम रेजिस्टेंस होते हैं कि पैरेलल में तो उनका जो इक्विवेलेंट है वो हाफ हो जाता है ना। ये 2 और 2 पैरेलल में तो इनका मिला के हो जाएगा 1, ठीक है। ये 1 और ये 1 पैरेलल में है, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/2, इस पूरे का क्या 1/2, 1/2 1 और 2 ये सारे सीरीज में है, 1 + 1/2 प्लस ये 3 कह देते हैं इसको, कितना हो जाएगा 7/3 3.5, ठीक है। नेक्स्ट तो सर्कल वाला हो गया सबका, सर्कल वाला क्या आंसर आया था उसका 11/, अदिति एंजल सारे आपने किया 1.2, तो सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए सबको समझ में आ गया है ना। ये नोट डाउन करना है किसी ने, ठीक है करिए। और इनफाइनाइट वाला हुआ किसी से, सेकंड में चेक करते हैं। ओके क्या आंसर है, सो सर्कल वाला जो ये भी पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक से ही होगा। Every resistance is 1. So point potential technique जो है वो हमें क्या बताता है कि पहले जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें कैलकुलेशन करनी है उसको हम एक्सट्रीम में रखेंगे, उसके बाद जो जंक्शंस हैं उनकी हम नंबरिंग कर देंगे। ये वाला जंक्शन है इसकी आप नंबरिंग करो या ना करो, ठीक है, आपके ऊपर है, क्योंकि ये ए का जो पोटेंशियल है ना वही होगा यहाँ पर, आप यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं,
है ना। फिर उसके बाद इसको हम अलग लिख देते हैं 1 इसको 2 3 4, ठीक है। अब सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स कौन कौन से देखो, अगर आप ध्यान से देखो 1 मतलब ये 2 1 और 4 ये सारे कनेक्टिंग वायर जुड़े हैं, कोई कनेक्टिंग वायर, इन सबका पोटेंशियल सेम है, तो 1 2 4 हम एक जगह रखें, ठीक है। ए भी हो गया, 3 जो है वो एक अलग जगह पे है ना, 3 हम यहाँ पर लिखते हैं। अब एक एक करके लगाते हैं। सो ए और 1 के बीच में एक रेजिस्टेंस, ए और 1 के बीच में, ए और 2 के बीच में, ए और 2 के बीच में, ए और 3 के बीच में, ए और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, फिर बी और 4 के बीच में, बी और 4 के बीच में, 4 और 3 के बीच में, सारे रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है। अब मुझे ये सर्किट है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये दोनों जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये 1/2, ठीक है। ये 1/2 जो है ये इसके साथ सीरीज में है, ये सबको समझ में आ रहा है ना? ये 1/2 जो है इसके साथ सीरीज में है, तो 1/2 + 1 कितना आ जाएगा 3/2, इसका पूरे का मिला के 3/2, 3/2 और 1/2 पैरेलल में, तो 3/2 into 1/2 1, 3/2 + 1/2 हो जाएगा 3/4 और 4/2, है ना, ऊपर 3/4 और नीचे 4/2, सो ये हो जाएगा 3/4 3/4 6/16, ये कितना हो जाएगा 3/8 आ गया ना, 3/8 आ गया, इन सब का मिला के 3/8 आ गया। अब ये 3/8 जो है इस पूरे का वो इसके साथ सीरीज में 3/8 + 1 11/8 आ रहा है, नोट डाउन करिए इसको। इंफिनिटी वाला जो क्वेश्चन है उसमें आप याद रखें हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, ए और बी। अपने यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं गिर सब में ये और ये सब में बना है 1 और 2 होगा, ऊपर वालों में 1 है सब में, है ना। तो देखो इस टाइप के सर्किट का एक ही कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं यहाँ से एक ब्रांच निकाल दूं तो इस सर्किट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल दो, है ना, ऐसे इनफाइनाइट सर्किट है, तो उसमें से अगर आप एक ब्रांच निकाल दोगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो हम मान लेते हैं कि हमने ये ब्रांच हटा दी, तो अगर मैं ये ब्रांच हटा दी तो जो बचा हुआ सर्किट है उसका भी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट वही होगा जो पूरे सर्किट का है, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं x, तो इसको हटाने के बाद जो बचा हुआ सर्किट है उसका भी x नहीं होगा, सो वी विल ड्रॉ इट अगेन। इस एडी का इक्वल निकाल के हम उसको x के बराबर लिखेंगे और यहाँ पर भी जो सर्किट है उसका करने x मान, तो ये 1 और 2 हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हो जाएगा 2x on 2 + x, है ना, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया, ये इसके साथ सीरीज में है तो ये 1 ऐड कर दिया। अब ये पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट है ये किसके बराबर होना चाहिए x, ठीक है, क्या करेंगे अब ये जो इक्वेशन है इसको आपने सॉल्व करना है ना, सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम आप इधर ले लीजिए, मिल जाएगा 2 + x, कितना आएगा 2x 3x + 2
और ये 2 प्लस एक्स इधर मल्टीप्लाई करो 2x प्लस स्क्वायर। सो वी गॉट x स्क्वायर, ये इधर 3x इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, x स्क्वायर 2x माइनस 3 तो माइनस x माइनस, ये इक्वेशन किसी की बनती है? कोई बात नहीं, ठीक है, नोट डाउन करिए और सॉल्व करके मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। अच्छा, वो 2 क्वेश्चन जो है वो भी मैं बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे को ना समझ में आए। एक ये सर्किट था, इसमें हमें वही इक्विवेलेंट निकालना है A और B के बीच में। तो हमने कैपेसिटर्स में मिरर सिमेट्री पढ़ी थी, राइट? तो मिरर सिमेट्री उसमें क्या होता है, हमने यहाँ पर एक बीच में लाइन लगा दी, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड सर्किट एग्जैक्टली सेम। अगर सर्किट एग्जैक्टली सेम है तो हम इन वर्टिकल वाले रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं ना। तो जब हम इसको हटाएंगे, मिरर सिमेट्री में वर्टिकल वाले जो रेजिस्टेंस या कैपेसिटर दोनों को हटा सकते हैं, है ना। तो अब हमारे जो सर्किट है वो कितना सिंपलीफाइड हो गया, ठीक है। ये तीनों सीरीज में है तो ये हो जाएगा 3, ये तीनों सीरीज में है, ये हो जाएगा 3, और 3 और 3 पैरेलल में, तो आंसर आएगा 3/2। आंसर यही है सबका, है ना, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था हमारा, अगर किसी का आंसर गलत है तो वो नोट डाउन कर लें। एक ये वाला सर्किट था हमारा, A और B के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। तो A और B जो है इसके बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, तो हम अगेन यहाँ पर मिरर सिमेट्री लगाएंगे। मिरर सिमेट्री का मतलब एक लाइन हमने खींच दी, इसके लेफ्ट साइड राइट साइड सर्किट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर सेम है और हमें बीच में ही कनेक्शन दिख रहा है तो उस कनेक्शन को हम रिमूव कर सकते हैं, इट इज नोन एज कनेक्शन रिमूवल मेथड। दिस कम्स अंडर मिरर सिमेट्री, है ना। तो अब ये जो गले का हार बन गया है, ठीक है, गले का हार बन गया, तो ये हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। 1 और 1 कितना हो गया 2, ये 2 1 के साथ पैरेलल में है, 2 × 1 2 प्लस 1 हो गया 2/3। तो इस पूरे का आ गया 2/3। 2/3 जो है वो इन दोनों के साथ सीरीज में है, ये और ये मिलके हो जाएंगे 2 प्लस 2/3, कितना हो जाएगा ये 8/3, है ना। इस पूरे का आ गया 8/3। 8/3 जो है वो इस ब्रांच के साथ पैरेलल में है, तो 8/3 और इन दोनों का मिला के 2 होगा, है ना। 8/3 × 2 और 8/3 हो जाएगा 16/3 और ये हो जाएगा 14/3। तो 16/14 मतलब यही आ रहा है 8/7। है। देखो ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है कि कई बार रेसिप्रोकल करना है नहीं करना है। हम जो लिखते हैं ना, इसमें हम ऑलरेडी रेसिप्रोकल कर चुके होते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला लिखते हैं ना, R1 R2 R1 R2, उसके बाद आपको रेसिप्रोकल करनी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो नोट डाउन कर लें किसी को, इधर रख कर एक कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए एक और टेक्निक है, वो होती है किरचॉफ से होती है। तो वो समझने के लिए हमें किरचॉफ पहले समझना पड़ेगा। दैट मींस देयर इज वन अनदर मेथड। और जो मैं टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ सर, कोई भी सर्किट सॉल्व कर सकते हैं, कैपेसिटर का या फिर रेजिस्टेंस का, एनी सर्किट, चाहे वो आईआईटी मेंस में है, वो आईआईटी एडवांस या नीट कहीं पर भी आया, कैन सॉल्व ऑल। नेक्स्ट है हमारा किरचॉफ्स लॉ। जो अंग्रेज हैं, ठीक है, उन्होंने बड़ी चालाकी से, ठीक है, अपना नाम करने के लिए एक नॉर्मल सी बात जो है उसको पेटेंट करवा लिया और बोल दिया कि ये मैंने बोला,
जैसे ये उसी तरीके की बात होगी कि अगर कोई चीज आप हवा से नीचे गिराओगे तो वो नीचे गिरेगी। तो मैं बोलूँगा देखो ये जो चीज है इसको आप छोड़ोगे हवा में, ये नीचे गिरेगी। ये मैं और ये मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है। इस तरह का कुछ काम के शॉपिंग किया, ठीक है। अभी आपको पता भी लगेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये बोल कुछ ज्यादा कुछ है। किरचॉफ लॉ जो है, ठीक है। अच्छा इसको किरचॉफ नहीं बोलते हैं, किरचॉफ नहीं बोलिए, किरचॉफ बोलेंगे, है ना। और इनका जो फर्स्ट लॉ है इसको बोलते हैं जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ में इन्होंने क्या बोला कि अगर हमारे पास जंक्शन है जिसमें I1 करंट आ रहा है या I2 करंट आ रहा है, इधर से I3 करंट बाहर निकल रहा है, I4 इधर I5, ठीक है। तो जो करंट एंटर कर रहा है, ठीक है, उसका सम और जो करंट एग्जिट कर रहा है उसका सम, ये दोनों हमेशा बराबर होने चाहिए। यानी कि नेट करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू नेट करंट एग्जिटिंग जंक्शन। ठीक है। अब इसमें क्या नहीं बात है, ये तो हम बचपन से पढ़ते गए हैं, है ना। ये जो जंक्शन है, ठीक है, इसमें करंट जब जाके स्टोर तो हो नहीं जाएगा, तो जितना एंटर किया उतना बाहर निकलेगा ही निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये कुछ ऐसी ही स्टेटमेंट इन्होंने दी, ठीक है। तो ये होगा जंक्शन लॉ। दिस इज आल्सो वैलिड फॉर कैपेसिटर्स। यानी कि कैपेसिटर के केस में क्या होगा, वहां पे ना चार्जेस की बात होती है कैपेसिटर के केस में। तो Q1 प्लस Q2 Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, ठीक है। तो वही नेट चार्ज एंटरिंग द सर्किट इज इक्वल टू नेट चार्ज एग्जिटिंग द सर्किट, है ना। तो बस इतना ही करेंगे कि यहाँ पर करंट की बात होगी, यहाँ पर चार्ज की बात। नेक्स्ट है किरचॉफ का लूप लॉ। ये लॉ और भी महान है। कैसे महान है देखो, अगर मान लो मैंने एक सर्किट बना दिया जिसमें हम 4 डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया बैटरी, ठीक है, ईएमएफ ई बोलते हैं इसको, ये हो गया कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस सी मान लेते हैं, और ये हो गया इंडक्टर। अब इंडक्टर क्या होता है ये भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये आगे वाले 2-3 चैप्टर्स के बाद आपको समझ में आएगा। ईएमआई एक चैप्टर आएगा उसमें आएगा। ये भी बाकी सर्किट एलिमेंट्स की तरह ही एक सर्किट एलिमेंट है, जैसे रेजिस्टर कैपेसिटर होते हैं वैसे ही होते हैं। सो ये हमने एक लूप बना लिया, इसको लूप लॉ या लूप रूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लूप में लगाया जाता है। अगर आपको सर्किट में एक लूप दिखाई दे रहा है तो वहां पर हम किरचॉफ का लूप लॉ लगा सकते हैं, है ना। इसलिए इसका नाम लूप लॉ। हालांकि हम आगे जाके देखेंगे कि हम ओपन सर्किट में भी लगाएंगे इसको किरचॉफ लॉ, ठीक है। बट इन्होंने लूप के लिए दिया था इसलिए इसका नाम लूप लॉ रख दिया, है ना। बट ऐसा नहीं है कि लूप में ही लगेगा, इट कैन बी अप्लाइड इन आल्सो इन ओपन सर्किट्स। सो क्या करना है इसमें इन्होंने बोली एक खतरनाक बात, और वो ये कि जितने भी सर्किट एलिमेंट्स हैं इनके पोटेंशियल ड्रॉप का जो सम है ना, किसी क्लोज लूप में वो हमेशा 0 आना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला। अब देखो ये कोई खास बात नहीं है, ये तो हमेशा होना ही चाहिए और ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। कैसे देखो, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं VA बोल रहा हूँ, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB, इसका VC और VD। तो इन्होंने जो बात बोली है वो नहीं है, हमेशा होगा ही होगा। कैसे होगा देखो, पोटेंशियल ड्रॉप। अच्छा आपको ये भी बताओ पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है। अगर मान लो A से B करंट फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा VA माइनस E। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है,
वो इसका उल्टा होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। पोटेंशियल ड्रॉप होता है इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इससे बोला कि हर एलिमेंट का चाहे आप पोटेंशियल ड्रॉप लिखो या पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, लेकिन सभी का आप पोटेंशियल ड्रॉप का अगर सम लिखोगे एक क्लोज लूप में, तो वो हमेशा 0 आएगा। और एक बात और ध्यान रखनी है, आपने ऐसा नहीं करना है कि अब जैसे आप मान लो किरचॉफ लॉ लगा रहे हो लूप में, ठीक है, तो एक एलिमेंट का आपने पोटेंशियल ड्रॉप लिख दिया, दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया, ऐसा नहीं। अगर आप पोटेंशियल ड्रॉप लिखे तो सबका पोटेंशियल ड्रॉप ही लिखना पड़ेगा। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हो तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखना पड़ेगा, आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो हम मान लो पोटेंशियल ड्रॉप लिख रहे हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप में यहां से लिखना शुरू करो, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा VA माइनस VB, फिर बैटरी का हो जाएगा VB माइनस VC, फिर हो जाएगा VC माइनस VD, और फिर हो जाएगा VD माइनस VA, ठीक है। अब देखो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 0 है। कैसे? प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, ये और उसमें क्या नई बात होगी, ये तो ना बोले तो भी होगा, है ना, ऐसे ही है। चल एनीवे, उन्होंने पेटेंट वाले काम उनके नाम से पढ़ते हैं, राइट। सो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप का सम है, ठीक है, ये हमेशा 0 आएगा। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो उसका भी सम हमेशा 0 आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इन सबको अपोजिट कर दो, वो भी 0 ही आएगा, ठीक है। तो हमें लिखने की जरूरत नहीं अलग से, इसको आप नोट कर लेंगे, क्या यहाँ पर कुछ रूल्स लिखेंगे जिनको फॉलो करके हमें किरचॉफ लॉ लगाना होगा। ओके, रूल्स फॉर राइटिंग लूप लॉ। लूप लॉ को लगाने के लिए जो रूल्स हैं, ठीक है, इसमें सबसे पहला रूल है राइट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर और बैटरी एज पॉजिटिव। If we strike positive terminal, otherwise negative। इसका क्या मतलब है कि हम जब लिखेंगे किरचॉफ लॉ तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन, अगर इसको नोट डाउन करें। सेकंड लॉ है इफ वी मूव along current then write potential drop across the resistance as positive, otherwise negative। ठीक है, तो ये हमारे पास दो रूल्स हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। ये दूसरा था उन्होंने सेकंड चैप्टर में करा क्या? हाँ, बस ये नहीं बताया था कि लूप लॉ है, हम बस ये सर्किट बनाया था, ये जो अभी आपने दिखाया वो दिखाया था स्कूल में सेकंड चैप्टर में कैपेसिटर से पहले कराया था। क्या स्कूल ऑफ, तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों में ही आते हैं, दोनों में, ठीक है। सो अब देखिए इसको कैसे अप्लाई करना है वो देख लो आप, है ना। हम किरचॉफ लूप रूल जब लगाना शुरू करते हैं तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में हम चलना शुरू कर सकते हैं, चाहे हम क्लॉकवाइज चले चाहे एंटी क्लॉकवाइज चले, हमारी मर्जी, और हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं।
बस हमें इन दो रूल्स को फॉलो करना है, ये ध्यान रखें, है ना। तो क्या रूल है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर या बैटरी का हम लिखेंगे तो उसके अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल पे टकरा रहे हैं तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव लिखेंगे, नहीं तो नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम लूप लॉ लगाते लगाते करंट के अलोंग चल रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप और रेजिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव लिखा जाएगा, नहीं तो नेगेटिव लिखा जाएगा, ठीक है। अदरवाइज नेगेटिव का मतलब क्या है कि अगर आप अपोजिट टू करंट चल रहे हैं उस केस में आप नेगेटिव लिख दोगे पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। देखते हैं हम, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। सो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखो मैं बैटरी के आगे से स्टार्ट करता हूं जनरली लूप लॉ लगाना और अलोंग द करंट चलने की कोशिश करता हूं, ठीक है। हालांकि आप अपोजिट भी कर सकते हो, ठीक है। यहां से हम चलना शुरू कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमारे सामने है रेजिस्टेंस। अब हम रेजिस्टेंस के अलोंग चल मतलब करंट के अलोंग चल रहे हैं, तो नोट रखते हो इसको। हम यहाँ पर रेजिस्टेंस के अलोंग चल रहे हैं ना, तो रेजिस्टेंस के अलोंग चल रहे हैं तो कितना मतलब पॉजिटिव लिखना पड़ेगा या नेगेटिव? पॉजिटिव लिखना पड़ेगा या नेगेटिव? पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अगर हम करंट के अलोंग चल रहे हैं, यहाँ से हम चलना शुरू कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट का पोटेंशियल ड्रॉप लिख रहे हैं, सबसे पहले रेजिस्टेंस आ रहा है और हम करंट के अलोंग चल रहे हैं, तो वी विल राइट पॉजिटिव पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप और रेजिस्टेंस जो वो IR के बराबर होता है ना, V IR, और साइन पॉजिटिव आ गया। फिर हम इंडक्टर का लिख रहे हैं, ठीक है। जो इंडक्टर है, ठीक है, उसका पोटेंशियल ड्रॉप होता है LdI/dt। ये कैसे आया है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, आप इतना याद रख लो, ठीक है। तो ये भी हम पॉजिटिव लिखेंगे, है ना, करंट के अलोंग चल रहे हैं। कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, तुम कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव लिखेंगे। कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना होता है? Q/C, है ना, हो जाएगा Q/C, where Q is charged on this plate plus Q/C। अब हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे टकराएं, ठीक है, तो हम इसका EMF जो है यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप माइनस, और हमने जब हमने ये लिख दिया तो इसके बाद ये लूप खत्म हो गया मतलब जहां से स्टार्ट किया वहीं पर पहुंच गए, पूरा लूप कवर हो गया, तो आप इसको इक्वल टू 0। दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ लूप लॉ राइटिंग इक्वेशन, है ना। अब ये इक्वेशन है, इसका हम क्या करेंगे, ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि जो किरचॉफ लॉ है इसका क्या बेनिफिट है। तो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, कि 1 2 3 4 5, ये हमारा सर्किट है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड करंट इन 3 ओम। 3 ओम यानी कि जो बीच वाला है इसमें आपको करंट बताना है, ठीक है। कैसे करेंगे? लूप रूल लगाने के लिए सबसे पहले आपको जो हमारे पास सर्किट हमारे सामने, ठीक है, उसमें हमें जो चार्जेस है वो चार्जेस या फिर कह लो करंट वो हमें अज्यूम करना होगा बैटरी से निकलता हो, है ना। लेकिन एक बात और है, आपको ये ध्यान रखना है कि जितने आपके पास एक्सक्लूसिव लूप्स हैं उतने ही वेरिएबल आपको अज्यूम करने हैं। यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, नंबर ऑफ एक्सक्लूसिव लूप्स should be equal to number of variables assumed, number of variables assumed, है ना। तो यहां पर अच्छा एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव इन इंग्लिश? बाहर नहीं आता, पता है क्या आपको? वो कांट एक्सप्रेस, फिर भी जो भी आपको समझ में आ रहा है क्या जो सिर्फ एक ही है वो सेल्स में
इंग्लिश की नॉलेज चेक हो जाएगी। तगड़े तगड़े स्कूल्स में आप लोग पढ़े हो, सर इंग्लिश के पेपर में तो वैसे ही कोई नहीं करता, तो पास मिल जाते हैं। बट तो पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो कि ऐसे मजे लेने के लिए पढ़ रहे हो? ये जो स्कूल्स हैं बड़े बड़े, इनमें एक ही चीज तो अच्छी होती है, बच्चे को इंग्लिश बोलनी आ जाती है, बाकी तो किसी काम के रहते नहीं है। चलो एनीवे, क्या होता है भाई बताओ, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव इन इंग्लिश? अच्छा, लिटरल का मतलब क्या होता है? उधर लिटरली ऐसे हैं आजकल इंग्लिश बोलते हुए, लिटरली आई मीन लिटरली, सच में। हाँ, लिटरली मतलब सच में ऐसा है। तो ट्रूली भी बोल सकता है, लिटरली भी बोल। लिटरली का मतलब बता दो मुझे, अरे ये रिकॉर्ड हो रहे थे। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट और रिलेटेड टू अदर थिंग्स। जब आप एक्सक्लूसिव शोरूम लिखते हो ना, तो उसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे नाइक का एक्सक्लूसिव शोरूम है, उसमें आपका सिर्फ नाइक के ही शूज होंगे, इट इज नॉट रिलेटेड और इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर ब्रांड्स। ये तो यहाँ पर भी वही मतलब है इसका कि एक्सक्लूसिव लूप होना चाहिए, यानी कि उस लूप के अंदर कोई लूप नहीं आना चाहिए। ये है यहाँ पर, है ना? जैसे अगर मैं आपको इस डायग्राम में बोलूं कि यहाँ पर कितने लूप हैं, बताओ सारे कितने लूप हैं? इधर छत पे देखो, आईटी एडवांस का क्वेश्चन थोड़ी पूछ गया यार। एंजल आप बताओ, ये होता है कितने लूप हैं? आपको लग रहा है कौन सा? जैसे बात लूप कौन सा समझ रहे हो? क्लोज सर्किट। तो कितने दिख रहे हैं आपको? सबको दो ही दिख रहे हैं। नहीं, एक तीसरा है बट आपने वो ऑलरेडी बना दिया। ये नहीं, इसकी बात नहीं, कुछ सर्किट हाँ, उसमें ही हुई तीन है, तीन ऐसे। शॉर्ट सही है। हाँ, ये पूरा वाला भी तो लूप ही है ना, बट हम उसको नहीं लेंगे। मैंने लूप थोड़ी पूछा था, मैंने टोटल लूप पूछा था। आप लोगों के अंदर गलत नहीं है, शॉर्ट। तो ये जो पूरा लूप है, ठीक है, बड़ा, उसके अंदर दो लूप आ रहे हैं, हम उसको नहीं लेंगे, हमें एक्सक्लूसिव लूप्स लेने हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये दो लेने हैं बस, ठीक है। एक्सक्लूसिव वाला समझ में आ गया? तो जितने एक्सक्लूसिव लूप हैं उतने ही आप वेरिएबल मान सकते हो। कितने एक्सक्लूसिव लूप हैं? दो। कितने वेरिएबल मान सकते हैं? दो। दो से ज्यादा अगर आपने वेरिएबल माने तो वो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जितने एक्सक्लूसिव लूप है उतनी इक्वेशन बनेगी, और मैथ्स का ये रूल है, जितनी इक्वेशन है उतनी ही वेरिएबल होनी चाहिए, तभी वो सॉल्व होगा, अदरवाइज वो सॉल्व नहीं होगा। सो वेरिएबल में मानना कैसे होता है? जो बैटरी है उससे जनरली मान लेते हैं कि एक्स करंट बाहर निकल रहा है, यहाँ से वाई करंट बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब देखो, ये जो पूरी ब्रांच है, इसमें करंट को जाने का और कोई रास्ता नहीं है, तो ये पूरी ब्रांच में एक्स ही होगा करंट। ये समझ में आ रहा है? यहाँ पर वाई, ये पूरी ब्रांच इंडिपेंडेंट है, बाकी की सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर भी वाई, इधर एक्स। हाँ, जो एक्स करंट है वो मिडल से राइट में क्यों नहीं जा सकता ऊपर जाके? उसी भी तो आ रहे हैं, तो जाएगा ना, यहाँ से x भी जाएगा और यहाँ से y भी जाएगा, दोनों मिलकर x प्लस y। नहीं, बट फिर ये ऊपर आके जो दो डिविजन है ऊपर वाले टॉप पे, तो y की जगह वहाँ x क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि एक रूल होता है जिसको कहते हैं कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऑफ बैटरी करंट, बैटरी करंट या फिर चार्ज। इसका मतलब ये होता है इस दुनिया में अगर कोई भी बैटरी है, अगर वो सर्किट को करंट या चार्ज दे रही है, जितना करंट उसमें से निकला है उतना उसमें वापस एंटर करना ही चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो वो बैटरी मतलब सर्किट को चलाने
ठीक है। तो इसका मतलब है अगर यहाँ से x निकला है तो इसके अंदर x एंटर करना ही चाहिए। तो अगर यहाँ पर x है तो इस पूरी बात में x ही होगा ना, और कोई हो ही नहीं सकता और कुछ, देयर इज नो अदर वे फॉर करंट। ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम किरचॉफ लूप रूल लगा रहे हैं, ये जो रूल्स है इसको इसके अकॉर्डिंग है ना। तो सबसे पहले मैं इस वाले लूप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आई एम मूविंग अलोंग द करंट, और ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसका पोटेंशियल कितना लिखेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा x प्लस y इंटू 3। बीच में वाई होता है ना रेजिस्टेंस के लिए, करंट हो गया x प्लस y और रेजिस्टेंस हो गया ये। अगेन मूविंग अलोंग द करंट, तो x इंटू 2, अगेन मूविंग अलोंग द करंट, तो x इंटू 1। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में 10 टकरा रहा है, तो -10 इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि हमारा लूप पूरा हो चुका। अब यहाँ से इस वाले लूप को मैं लगाना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से चल रहे हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस आ गया, तो ये x प्लस y 3। अब एक चीज ध्यान रखना कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमने ये x प्लस y 3 हमने इस वाली इक्वेशन लिख दिया, तो अगली वाली को भी लिखना है कि नहीं लिखना है? लिखना है। लूप रूल लगाते हुए जितने एलिमेंट आएंगे उन सबका लिखना है, चाहे वो किसी और सर्किट में भी आ रहा हो या नहीं आ रहा। आपके लूप में आ रहा है तो आप लिखेंगे उसको, ठीक है। तो x प्लस y लिख दिया आपने, इधर y इंटू 4, y इंटू 5, -20, या माइनस क्यों लिखा, क्योंकि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, बस वही क्लोज हो गया, तो हमने इक्वल टू 0। ये जो रूल्स हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब ये दो इक्वेशन बनी, इससे हम क्या करेंगे, इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन वी विल गेट x एंड y। x और y जब आपको मिल जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है फाइंड करंट इन 3 ओम, तो x प्लस y मिल जाएगा, तो 3 ओम की करंट हमें पता लग जाएगा। चलिए नोट डाउन करिए और सॉल्व करके मुझे बताइए।